गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो लीगल वर्ड है उसमें अगला वर्ड है वारंट। वारंट आप लोग अक्सर सुनते हैं। वारंट एक अधिकार पत्र होता है, न्यायालय द्वारा इशू किया जाता है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन गिरफ्तारी के अलावा भी वारंट होते हैं, कुर्की का भी वारंट होता है। तो वारंट मीन्स एक अथॉरिटी है जो कोर्ट द्वारा इशू की जाती है, किसी अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को निर्देशित होती है कि आपको ये कार्रवाई करनी है। वो अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, वो कुर्की वारंट भी हो सकता है। अंग्रेजी में कहेंगे इसको राइट अथॉरिटी। पावर, ए रिट फ्रॉम कोर्ट, कमांडिंग पुलिस। पुलिस को कमांड देता हुआ कोई न्यायालय का आदेश, इसको आप अधिकार भी कह सकते हैं, प्राधिकार भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं। और वारंट की हिंदी भी वारंट ही होती है, वारंट। अब आप इसका वाक्य बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं द कोर्ट इश्यूड अरेस्ट वारंट to get the accused arrested। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने अरेस्ट वारंट जारी किया। दूसरा वाक्य बना सकते हैं नॉन बेलेबल वारंट was issued against the accused। नॉन बेलेबल वारंट। अब देखिए वारंट दो प्रकार का हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल हो सकता है। बेलेबल का मतलब है पुलिस गिरफ्तार करके उसको बेल दे सकती है, पुलिस भी जमानत पर छोड़ सकती है। और नॉन बेलेबल मतलब पुलिस फिर उसको जमानत पे नहीं छोड़ेगी, पुलिस उसको पकड़ के लाएगी और फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि जमानत देनी है कि नहीं देनी है। अब अगला वर्ड है हमारा वारंटी। वारंटी को हिंदी में कहते हैं समाश्वासन। सम प्लस आश्वासन से बना है समाश्वासन। देखिए माल विक्रय अधिनियम में दो प्रकार के अनुबंध होते हैं। माल विक्रय की संविदा में विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके उल्लंघन पर, जिनके भंग किए जाने पर विक्रय की संविदा रद्द हो जाएगी। क्रेता विक्रेता को माल वापस कर देगा और अपना पैसा वापस लेगा, अर्थात संविदा भंग करने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे अनुबंधों को गारंटी कहते हैं, शर्त कहते हैं, सॉरी गारंटी नहीं, कंडीशन कहते हैं, शर्त। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके उल्लंघन किए जाने पर क्रेता को संविदा को शून्य करने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि वह नुकसानी ले सकता है। वह विक्रेता से उसको हुई परेशानी के लिए डैमेजेस मांग सकता है, रिपेयर करने को कह सकता है, कुछ हर्जाना ले सकता है, लेकिन संविदा रद्द नहीं कर सकता।
तो आप माल विक्रय अधिनियम में पढ़ेंगे, राहुल सर पढ़ा रहे हैं, देखा होगा आपने, शर्त और वारंटी के चैप्टर में धारा 12 में ये बताया गया है कि कौन से अनुबंध शर्त होते हैं, कौन से अनुबंध वारंटी होते हैं। वारंटी समझने के लिए केवल ये समझ लीजिए कि वारंटी वह अनुबंध है जिनके भंग होने पर क्रेता को माल विक्रय की संविदा शून्य करने का अधिकार नहीं मिलता, परंतु डैमेजेस मांग सकता है, नुकसानी मांग सकता है। शर्त वह अनुबंध है जिनके भंग पड़ने पर क्रेता संविदा को भंग मान सकता है, और यदि उसने पैसे दे रखे हैं तो अपना पैसा वापस ले सकता है, माल ले लिया है माल को वापस कर सकता है। तो शर्त निहायत जरूरी किस्म के होते हैं। वारंटी विक्रय की संविदा से जुड़े होते हैं, लेकिन भंग हो गए तो संविदा को शून्य नहीं माना जा सकता, इसको वारंटी कहते हैं। अब वारंटी को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ए रिटन स्टेटमेंट और प्रॉमिस when one buys something, जब व्यक्ति कुछ चीज खरीदता है तो लिखित में मिले हुए आश्वासन या वचन, wherein जिसमें होता क्या है? रिपेयर और रिप्लेसमेंट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट इज एश्योर्ड, जिसमें ये वचन दिया जाता है, कोई ऐसा वचन होता है, कोई ऐसा कथन होता है जिसमें यह आश्वासन दिया जाता है विक्रेता द्वारा क्रेता को कि या तो रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा या तो रिपेयर कर दिया जाएगा, संविदा भंग नहीं होगी, माल वापस नहीं लिया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा, कोई परेशानी होगी तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा या बदल के दे दिया जाएगा, संविदा भंग नहीं होगी। अब ये वैसे तो रिटन स्टेटमेंट लिखा है मैंने, लेकिन रिटन हमेशा जरूरी नहीं है। विक्रेता और क्रेता के बीच में हमेशा विक्रय की संविदा का लिखित होना जरूरी नहीं है। माल विक्रय में पढ़ेंगे आप, माल विक्रय अधिनियम में कुछ इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन भी होती हैं। इम्प्लाइड मतलब कानून उनको मान कर चलता है। तो शर्त और वारंटी दो प्रकार की हो सकती हैं, अभिव्यक्त और इम्प्लाइड। अभिव्यक्त तो वो हैं जो विक्रेता और क्रेता लिख कर बोल कर स्पष्ट कह दे कि हमारे बीच ये शर्त है, ये शर्त है, ये वारंटी है। कानून कुछ शर्तें या वारंटी बताता है, जो कि आप माल विक्रय अधिनियम में धारा 13, 14, 15, 16, 17 में पढ़ेंगे। विवक्षित शर्त और वारंटी। विवक्षित शर्त और वारंटी का मतलब है जब तक उनको अभिव्यक्तता खंडित न किया जाए। अगर उनको विक्रेता और क्रेता लिखकर वचन देकर एक दूसरे को उनको खंडित कर सकते हैं तो खंडित हो जाएगी, लेकिन यदि उनकी संविदा में उन चीजों के बारे में कुछ नहीं है तो वह विवक्षित है, उसके लिए बोलना जरूरी नहीं है, वो शर्त मान ली जाएगी कि ये शर्त है। ठीक है ना, धारा 14, 15, 16, 17 में। तो अब आप इसका यूज कर सकते हैं। देयर आर, जो कि मैंने आपको बताया, देयर आर सर्टेन वारंटी एंड देयर आर सर्टेन implied warranty and condition in a case of sale of goods. There are certain implied warranty and condition
इन ए केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल विक्रय की संविदा में कुछ शर्तें और वारंटी विवक्षित होती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, माल विक्रय अधिनियम में इसके लिए प्रावधान है। दूसरा आप यूज कर सकते हैं, ए ब्रीच ऑफ वारंटी डज नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वारंटी का ब्रीच हो जाता है तो इससे संविदा का ब्रीच नहीं होता, वारंटी के भंग में संविदा का भंग नहीं होता, जबकि कंडीशन के भंग में संविदा का भंग मान लिया जा सकता है। अगला शब्द है विल। विल मतलब वसीयत। वसीयत, अब देखिए ये विल वो वाला नहीं है कि आई विल गो, आई विल डू दिस थिंग, ही शैल गो, ही विल गो, वो वाला विल नहीं है। विल मतलब वसीयत। और वसीयत आपने पहले भी सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मरने के पहले अपनी संपत्ति के बारे में कोई लिखित दस्तावेज बनाता है जिसमें वह यह प्रावधान करता है कि मेरे बाद मेरी संपत्ति, यह संपत्ति मेरे बेटा को मिले, यह संपत्ति मेरी बेटी को मिले, इतना पैसा मेरी पत्नी को मिले, खेत फला को मिले, कार फला को मिले, ऐसा जो भी वह व्यवस्था अपने मरने के पहले किसी कागज में लिख कर करता है उसको विल या वसीयत कहा जा सकता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में इसके बारे में प्रावधान है। जो आदमी बिल बनाता है उसको टेस्टेटर कहते हैं, महिला है तो टेस्टाट्रिक्स कहते हैं। ए पर्सन्स फॉर्मल डिक्लेरेशन, बिल को अंग्रेजी में हम कहेंगे ए पर्सन्स, अब पर्सन में महिला पुरुष दोनों शामिल है। ए पर्सन्स फॉर्मल डिक्लेरेशन, औपचारिक घोषणा, एज टू दी डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के बाद, किसकी, स्वयं की मृत्यु के बाद उसकी स्वयं की संपत्ति के डिस्पोजल, व्ययन के बारे में, उस संपत्ति को कैसे दिया जाएगा, लोगों में बांटा जाएगा, उसके बारे में औपचारिक घोषणा होती है, उसको विल या वसीयत कहा जाता है। अब इसका यूज भी आप इसी पर आधारित कर सकते हैं। वाक्य में बनाएंगे, ए पर्सन कैन मेक his will and provide for disposal of his property after his death। अब देखिए ये इसका वाक्य बन गया। ए पर्सन कैन मेक हिज विल, कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बना सकता है, और प्रोवाइड मतलब उसमें प्रावधान कर सकता है, उसमें यह लिखित कर सकता है या उसमें निर्देश दे सकता है कि मेरी संपत्ति का मेरे मरने के बाद कैसा व्ययन किया जाए, किसको मिले मेरी संपत्ति, इसके बारे में वह लिखित कर सकता है। रिट, अगला शब्द है रिट। रिट होता है अधिकार पत्र या आज्ञा।
आदेश, और हिंदी में भी रिट कहा जाता है इसको। ए रिटन कमांड, written command by a higher court, by a higher court directing state authorities to do or to refrain from doing something। ये रिटन कमांड, रिट क्या होती है? एक रिटन लिखित आदेश होता है। किसके द्वारा जारी होता है? बाई अ हायर कोर्ट, किसी वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। क्या होता है इसमें? डायरेक्टिंग, डायरेक्शन दी जाती है। किसको? स्टेट अथॉरिटीज। स्टेट अथॉरिटीज मतलब राज्य सरकार या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधिकारियों को, विभागों को, किसी मंत्री को, किसी मंत्रालय को, किसी कलेक्टर को, किसी कमिश्नर को, किसी को भी कोई एक निर्देश दिया जाता है। और निर्देश क्या होता है? टू डू, कोई काम करने का, और टू रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब अपने आप को दूर रखो, मना करना, किसका नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है। फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने से, करने के लिए या करने से मना करने के लिए निर्देश दिया जाता है। ऐसे आदेश को जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है उसको रिट कहते हैं। एक वीडियो बना रहा हूं 10 मिनट के बाद। अब इसका यूज करेंगे। ए रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड A writ petition can be filed for protection of fundamental rights फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। आप लोग पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। वो रिट याचिका होती क्या है? रिट के लिए याचिका होती है। कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि आप ऐसा आदेश जारी करें। दूसरा जो आपके बना सकते हैं, ए रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस, अब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रिट होती हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ quo warranto, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्स्योरेरी। 5 प्रकार की रिट होती हैं। रिट ऑफ मैंडेमस में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सरकार को या सरकार के किसी विभाग को, अधिकारियों को निर्देश देता है कि आप ये करिए। ये परमादेश कहते हैं हिंदी में। रिट ऑफ मैंडेमस, परमादेश। Writ of mandamus was issued by Supreme Court in favor of petitioner। याचिकाकर्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक परमादेश की रिट जारी की। और लास्ट वर्ड है आज का रॉन्ग। रॉन्ग मतलब दोषपूर्ण कार्य। अपकृत्य,
देखिए रॉन्ग अपप्रत्यय को भी कहते हैं। रॉन्ग मतलब कोई भी गलत कार्य, जैसे हम कहते हैं नहीं इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट राइट, तो जो सही नहीं है वो गलत है। और गलत मतलब अन्यायपूर्ण, गलत मतलब दोषपूर्ण, ठीक है ना, इसको अपकृत्य भी कहा जाता है। रॉन्ग में भी सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, कई तरह के रॉन्ग होते हैं। मोरल रॉन्ग, कुछ हो सकता है कोई नैतिक रूप से गलत हो लेकिन कानूनन गलत न हो, कोई चीज कानूनन गलत हो सकता है लेकिन नैतिक रूप से सही हो सकता है। तो नैतिक रॉन्ग की बात यहाँ नहीं हो रही। रॉन्ग मतलब लीगल रॉन्ग, रॉन्ग मतलब कानूनी रूप से रॉन्ग। रॉन्ग मतलब आप कह सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। विधि के विरुद्ध कार्य, विधि का वायलेशन, रॉन्गफुल एक्ट। A tort is a civil wrong, ये इसका वाक्य हो गया। A tort is a civil wrong। tort क्या होता है? एक सिविल दोष होता है। इसके लिए न्यायालय में मुआवजे की एप्लीकेशन याचिका लगाई जा सकती है। We should not support wrongs। दूसरा यूज है we should not support wrongs committed by others। हमें दूसरे द्वारा किए गए गलत कार्यों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक नैतिक बात है कि हमें दूसरे द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समाज में अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जब भी हम कभी देखें कि कोई गलत काम हो रहा है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, हमें उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए।